हेलो बच्चों, वेलकम टू द सवन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सवन कुमार राठौर है और आज हम अपने बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो हम पहले द लिविंग वर्ल्ड अपने चैप्टर का पहला लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद आज हमारे लेक्चर नंबर 2 है। तो बेसिकली आज की ये जो वीडियो है ये हमारी नीट की है, नीट 11th क्लास और जो अदर कंपटीशन एग्जाम है जिसमें बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं तो उससे रिलेटेड भी सभी बच्चे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये नीट वालों के लिए है और 11th वालों के लिए और जो अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो के लिए ज्यादा देर ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े तो उसका लिंक मैं बायो में दे रहा हूं, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मैं बायो में दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेंगे उसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अपना कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी, तो पहला हेडिंग है हमारा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो अर्थ पे मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सब मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ फॉर्म बायोडाइवर्सिटी, मतलब ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन प्रेजेंट ऑन अर्थ इज फॉर्म बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितने भी हमारे जीव हैं पूरी पृथ्वी पर वो सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि ऑल द डिफरेंट काइंड all the different kind of organism present on earth, जो भी हमारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो हमारी जो भी अर्थ पर जितने भी जीव हैं वो हमारी डाइवर्सिटी बनाते हैं, फॉर्म बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फॉर्म बायोडाइवर्सिटी, तो ये सभी मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। इनमें हमारे यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट भी हो सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोट। ठीक है, ये ऐसे हो सकते हैं। तो अब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है इसके बारे में कौन बताता है, मतलब जो हमने एक हमारी संस्थान होती है IUCN, जिसके लिए हम कहते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो IUCN जो हमारी संस्था होती है वो मतलब बताती है कि हमारे, उसने अभी बताया कि हमारे मतलब जो पूरी अर्थ है पूरी पृथ्वी पर है उतनी कितनी स्पीसीज की हमने गणना कर ली है। तो हमें उससे जो ज्ञात हुआ है तो वो ज्ञात हुआ है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो हमारी अर्थ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर कि IUCN। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल IUCN की जो फुल फॉर्म होती है ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है, नीट में भी पूछ जा सकती है और 11th क्लास में आपसे कोई टीचर भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आप लोग जो नोट्स बनाए वो मेरे साथ साथ ही बना लें। ठीक है, और समझते हुए चलें। ठीक है, सारी बातें मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो इसके बारे में इन्होंने जो हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने जो हमारी टेक्सोन मतलब इन्होंने जो बताया था कि टेक्सोनॉमिकल नॉन स्पीसीज की हमारी अर्थ पर कितनी स्पीसीज की अभी तक गणना हो चुकी है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था कि टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमिकली नॉन स्पीसीज वो जो हमारी है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे उसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पर मिलियन की जगह बिलियन भी लिख देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारी ज्ञात स्पीसीज हैं जो हमारे अभी तक डिस्कवर की है वो हमारी 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, उसके बाद अगर हमें बायोडाइवर्सिटी की मतलब स्टडी करनी हो, उसका अध्ययन करना हो, तो हमारे लिए इसकी जरूरत होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी, टू स्टडी
बायोडाइवर्सिटी, टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है, देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। अब क्लासिफिकेशन क्या है हमारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रुप्स, को जो भी हमारे जीव हैं, लिविंग हैं, उनके लिए एक ग्रुप में बांटना, वही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे होते हैं डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, कोई जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ग्रुप में बांटना, कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। मतलब क्या है इसका कि जैसे कोई भी हमारे ऑर्गेनिज्म है उनको एक अलग अलग ग्रुप में रखना, कि जानवरों को अलग रखना, पक्षियों को अलग रखना, और ह्यूमन जो है उनको अलग रखना, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसे ऐसे करके बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि अभी मैंने आपको बताया कि टेक्सोनॉमी का, ये हमारा टेक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी जो होती है वो होती है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एक हमारी ये ब्रांच होती है साइंस की जो हमारी क्लासिफिकेशन से डील करती है, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन हमारा प्रोसेस होता है इसके साथ ही ये बनी रहती है, एक लिंकेड होती है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है हमारी, अगला हम हेडिंग पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी। मैं बिल्कुल आपसे एनसीईआरटी को इससे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने पढ़ी है, हर इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा, ठीक है। कि ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद branch of science which deals with the process of classification, the process of classification, कि ये जो है हमारी ये ऐसी साइंस की शाखा है, एक ब्रांच का मतलब होता है शाखा, जो हमारी क्लासिफिकेशन प्रोसेस होता है इससे लिंक्ड होती है, इससे डील करती है, ठीक है। इसके बारे में सब बताती है हमें, ठीक है। फिर टेक्सोनॉमी के जो हमारे फादर हैं वो आपको याद रखने हैं, उसको है हमारे कैरोलस लीनियस, ठीक है। टेक्सोनॉमी के जो फादर हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वो है हमारे कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो ये है हमारे कैरोलस लीनियस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो हमारी टेक्सोनॉमी होती है वो होती है टू टाइप की, एक होती है हमारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी और एक होती है हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो होती है वो होती है ओनली मॉर्फोलॉजी रिलेटेड, जिसमें हम केवल एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी होती है उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड हैबिट एंड हैबिटेट जो होते हैं हमारे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और साइटोलॉजी, सेल मेम्ब्रेन और एम्ब्रायोलॉजी, इन सब के बारे में हमारा अध्ययन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लिख लेते हैं कि टेक्सोनॉमी जो होती है वो हमारी होती है टू टाइप से। टेक्सोनॉमी जो होती है हमारी होती है वो टू टाइप की, एक होती है हमारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, और एक जो होती है वो होती है हमारी मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तो क्लासिक टेक्सोनॉमी का जो बेस है हमारा, बेसिस में क्या होता है हमारा बेसिस, आधार क्या है इसका हमारा, वो जो है वो है हमारा ओनली मॉर्फोलॉजी। इसमें हम केवल ओनली मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर की बाहरी रूप से जो भी दिखाई दे रहा है हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ओनली मॉर्फोलॉजी, ओनली मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स, तो ये हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, इसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स भी पढ़ते हैं और इंटरनल फीचर्स भी पढ़ते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो आ जाए वो हो जाएगा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रायोलॉजी और इकोलॉजी, मतलब हैबिट एंड हैबिटेट, इन सब के बारे में एक्सेट्रा चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। हैबिटेट,
एक्सेट्रा लगा लीजिए आप यहाँ पर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है हमारी, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है कि बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी जो होती है, इसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, मतलब जितने भी टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अर्थ पर प्रेजेंट है, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है IUCN, जो हमारी एक संस्था है, जो जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। और IUCN जो है बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताती है कि टैक्सोनॉमिकल नॉन स्पीसीज हमारी कितनी है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। और उसके बाद हमारी आती है कि अगर हम टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन करें तो देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। और अभी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, होता है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप, की मतलब हमें ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में बांटना, इसे को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारी मैंने पढ़ा कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो क्लासिफिकेशन से डील करती है, ठीक है, ये हो गई। और हमारी मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी के जो फादर है वो होते हैं हमारे कैरोलिनियस, यानी कि कैरोलस लीनियस। और टैक्सोनॉमी होती है, वो होती है हमारे टू टाइप्स की, एक होती है क्लासिकल, एक होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और क्लासिकल जो होती है उसमें मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं, और जो हमारी मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी और इकोलॉजिकल, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए कि ताकि हम धीरे धीरे चल के डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, उस पर फिर मैं आपको पढ़ाई करूंगा, उस पर मैं सारी चीजें बिल्कुल PDF आपको लेके आऊंगा, हर फोटो दिखाऊंगा आपको, 3D व्यू दिखाऊंगा। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, धीरे धीरे हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, उस पर फिर पढ़ते हुए मजा भी आएगा, आपको हर चीज मैं बताऊंगा 3D व्यू में। अभी तो व्हाइट बोर्ड से ही हम काम चला रहे हैं, ठीक है। तो अगला आप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स तो मैं आपको बताऊं कि ये सिस्टमैटिक है, ये हमारा एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। और लैटिन जो है वो हमारी एक डेड लैंग्वेज होती है, हमारा एक लैटिन वर्ड, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सिस्टमैटिक जो है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है। तो सिस्टमैटिक का जो पहले सर यूज हुआ था वो हुआ था सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक में। आपने शायद पढ़ा हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपने पढ़ा ही होगा, और अगर आप 11th क्लास में आए तो आपने नहीं पढ़ा होगा कि जो हमारी सिस्टेमा नेचुरी है, इसकी जो हमारी इसका जो बुक है हमारी किसने लिखी थी, वो लिखी थी हमारी कार्ल लीनियस ने, मतलब कैरोलस लीनियस ने। और इसका मतलब क्या होता है सिस्टम एंड नेचुरी का, आपने केवल रटा होगा कि अगर आप अभी तक पढ़ के आए हैं कि सिस्टम एंड नेचुरी के बारे में, लेकिन आपने इसका अभी तक मीनिंग समझा, मतलब इसका क्या होता है मीनिंग। तो मैं आपको बताऊं, इसका जो मीनिंग होता है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, की इसमें ऑर्गेनिज्म का बताया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट है, किस तरह से उनके लिए रखा गया है, ठीक है। तो हो गया हमारा। तो सिस्टमैटिक्स का हम लिखेंगे कि सिस्टमैटिक वाज फर्स्ट यूज्ड इन बुक सिस्टम एंड नेचुरी। सिस्टमैटिक्स was first used in Systema Naturae, ठीक है। Systematic was first used in book, यहां पर ले लीजिए आप बुक Systema Naturae, ठीक है, Systema Naturae। तो ये सिस्टेमा नेचुरी हमारी बुक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हमारी बुक है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है, इसका जो हमारा मीनिंग है वो होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की सिस्टम, मतलब एक बिल्कुल सीरीज बाई जो अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, इसका मतलब वो होता है कि कैसे जीवों को रखा गया है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका मीनिंग ये होता है। और ये रिटन बाय, मतलब किसने लिखी है हमारी, तो ये लिखी है हमारी कार्ल लीनियस ने, रिटन बाय कार्ल लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद कि हमारे जो सिस्टमैटिक है इसका पर्पस क्या है। सिस्टमैटिक्स का जो पर्पस है हमारा वो है कि टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप अमंग देम, कि
जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, ऑर्गेनिज्म के बीच क्या क्या हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में अध्ययन करना, और रिलेशनशिप की जो हमारे जीव है उनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें स्टडी करना। ठीक है, तो पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स, पर्पस क्या है इसका कि पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स का हमारा पर्पस क्या है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि मतलब टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप अमंग्स देम, टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप अमंग्स देम, एंड रिलेशनशिप अमंग्स देम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारी सिस्टमैटिक होती है, हमारी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होती है मॉडर्न टैक्सोनॉमी और एक होती है फिलोजेनी। फिलोजेनी के बारे में आपको बताऊं कि स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, जैसे आपके आपके पूर्वजों के बारे में पढ़ाई करना, अध्ययन करना उनके बारे में, जैसे आपके जो दादाजी थे या दादाजी के पिताजी थे उनके बारे में अध्ययन करना, आपके पापा के पिताजी और उनके पिताजी उनके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिलोजेनी। तो सिस्टमैटिक जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है कि सिस्टमैटिक्स जो होता है वो हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्लस मॉडर्न टैक्सोनॉमी प्लस फिलोजेनी। फिलोजेनी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि फिलोजेनी क्या होता है कि स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या एवोल्यूशनल हिस्ट्री की, जैसे हमारा विकास कैसे हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें स्टडी करना। इसका मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नाउ स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक इज इनलार्ज एंड इट हैज इंक्लूडेड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसका जो अभी स्कोप है हमारे सिस्टमैटिक्स का वो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, एंड इट हैज इनलार्ज इंक्लूडिंग मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और इसमें ज्यादातर मॉडर्न टैक्सोनॉमी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नाउ स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स लिखेंगे हम कि नाउ स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स, जो हमारा स्कोप है सिस्टमैटिक्स का वो इज इनलार्ज्ड है, वो बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ गया है कि इज इनलार्ज्ड एंड इट हैज इंक्लूडेड इन मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, और जो ये हमारा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के भी इसमें आती है कि इट हैज इंक्लूडेड मॉडर्न टैक्सोनॉमी, कि ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी से समझ लीजिए आपकी लिंक्ड है। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे वो होते हैं स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, की टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं से पढ़ लें, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की हमारी टैक्सोनॉमी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले इसमें मार्कर में इंक डाल देता हूं वरना आपको कम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमारा इसका क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो मैं तब तक उनके बारे में आपको बता देता हूँ, तब तक इंक डाल रहा हूं मैं कि इसके जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो होते हैं चार। पहला होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा होता है क्लासिफिकेशन और चौथा होता है हमारा वो जो हमारा होता है नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो हमारे स्टेप्स होते हैं सिस्टमैटिक्स में मतलब टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो हमारे जो स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा स्टेप है वो है कैरेक्टराइजेशन। पहला है हमारा कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि सबसे पहले जैसे आप किसी भी जीव को देखते हैं, किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, किसी भी लिविंग को देखते हैं, तो आप उसके कैरेक्टर पहचानते हैं कि जैसे ए भाई ये वो बंदा है, ये पढ़ने में तेज है,
या ये बहुत डांस करने में तेज है या ऐसे, तो आप उसका कैरेक्टर देखते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। तो सबसे पहले हम जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान करते हैं, या जैसे हम किसी भी प्लांट को देखें कि इसमें जैसे गुलाब है तो उसमें लाल कलर का मतलब वो निकलता है, फूल निकलता है, ये सब। तो ये चीजें जो होती हैं इनके बारे में हमें, उसके हम पहले से क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर, मेकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि उसके ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टर हैं उनके बारे में हमें पढ़ना। तो ऊपर वाला तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यही हमारा पहला था कैरेक्टराइजेशन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अपना, वो जो हमारा होगा वो होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, कि आप किसी भी चीज के लिए वो पढ़ते हैं उसकी हम पहचान कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए पहचानना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उसे हम देख के फिर पहचानते हैं। उसके पहले से तो हमने कैरेक्टर एनालाइज कर लिए कि उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम कर पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, उसे पहचानना कैसे करके पहचानते हैं। दूसरा है हमारा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कि मतलब आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि उसे कैरेक्टर, उसे मतलब ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, यानी कि पहचान लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन, की इसे हम बांटते हैं, मतलब ग्रुप में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म में जो भी होते हैं उनके लिए ग्रुप में बांटना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है। उसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि बेस्ड ऑन सिमिलरिटी और ग्रुप इज असाइन, मतलब कि जैसे उसकी हम समानताएं देखते हैं, कि जैसे अगर आप ह्यूमन को ले लीजिए तो इसके दो कान हैं, इसके शरीर पर बाल हैं, ये मैमलिया मतलब उसमें आता है, ठीक है, और इसके बाल हैं और इसके दो कान हैं और आंख है इसकी दो, तो आप ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे हमें उसके लिए क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि ये इस ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी a group is assigned, a group is assigned, कि हम उसकी सिमिलरिटी देखकर उसके लिए ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट आता है, वो होता है हमारा नोमेनक्लेचर, कि हम उसका नामकरण करते हैं कि ये क्या है। जब हम उसके कैरेक्टर देख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नाम, ठीक है। तो अगला आता है हमारा कि नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, कि हम उसका नामकरण करते हैं, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर जो होता है वो हम जैसे गिवन अ साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, उसके लिए हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, इसका होता है साइंटिफिक नेम, कि गिवन अ साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, इसके लिए हम गिवन अ साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा। अब हम पढ़ेंगे कि नेम्स, कि जैसे कि हमारे क्या क्या नेम्स होते हैं। एक देखो, नेम जो होते हैं हमारे वो होते हैं दो टाइप से होते हैं। एक होता है हमारा साइंटिफिक नेम और एक होता है हमारा वर्निकुलर, लोकल या फिर रीजनल नेम, ठीक है। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं सीधे ऊपर से ही पढ़ाता हूँ, वरना इतनी से जगह में हो नहीं पाएगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए पूरा। तो बच्चों नोट कर लिया, इरेज कर दूं। तो अब हम पढ़ेंगे नेम, कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं, कैसे कैसे हम उनके नाम रखते हैं, किन किन कैरेक्टर के हिसाब से उनके नाम रखते हैं, ठीक है। तो अगला जो हम हेडिंग डालेंगे अपना, वो हम डालेंगे नेम, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा नेम्स, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि नेम जो होते हैं हमारे वो होते हैं टू टाइप से, कि वर्निकुलर नेम और होते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है। वर्निकुलर का मतलब होता है लोकल या रीजनल नेम, जो आपके ऐसे सामान्य की कहां पर आपका कोई भी हो, राम श्याम नाम कुछ भी आपका नाम हो, सही है, कोई सा भी काम हो, ठीक है आपका।
तो मान लीजिए हमारे जो नेम होते हैं वो होते हैं हमारे टू टाइप से, ठीक है। पहले जो होता है हमारा वो होता है वर्नेकुलर नेम, वर्नेकुलर या रीजनल या लोकल, इसे वर्निकुलर या फिर रीजनल या फिर लोकल नेम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा वो होता है साइंटिफिक नेम या फिर मतलब बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम या हमारा बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे वर्निकुलर या नेम होते हैं हमारे रीजन टू रीजन चेंज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो प्याज होता है, प्याज, अब पता नहीं आप कहां से देख रहे हो मेरी वीडियो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, यूपी में प्याज को कहते हैं प्याज, और दिल्ली में उसे कहते हैं कांदा, कहीं कुछ मराठी में कुछ और कहते हैं होंगे, कहीं कुछ और कहते होंगे, ठीक है। तो ये जो नाम होते हैं हमारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है, रीजन टू रीजन। तो ऐसे मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे वर्निकुलर नेम होते हैं ये रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे साइंटिफिक नेम है, ये जो हमारे साइंटिस्ट ने एक बार दे दिए, चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर मैंगो का जो आपने मैंजीफेरा इंडिका नाम पढ़ लिया, तो आप चाहे अमेरिका में जाए, अगर आप उसके लिए यहाँ आप उसके लिए आम बोलते हैं, तो वहां पर क्या आम बोलता है पता नहीं, उसे क्या बोलते हैं वहां पर कोई पता नहीं, लेकिन आप वहां पर जाएंगे तो आम कह के कोई भी नहीं समझेगा। लेकिन आप उससे कहेंगे कि मैंजीफेरा इंडिका दे दो, जैसे कोई बेच रहा है आम वहां पर 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, पता नहीं भाई, वो तो देखो बड़ा देश है, तो वहां पर बेच रहे हैं वो, आप कहें कि वहां पर आम दे, तो वो कहेगा भाई क्या कह रहे हो। पहली बात तो उसे समझ में नहीं आएगा। आप उससे कि हमें 2 किलो मैंजीफेरा इंडिका दे दो, तो वो समझ जाए कि ये हमसे आम मांग रहा है और वो आपको 2 किलो दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सही है। ये होते हैं हमारे साइंटिफिक नेम। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो हमारे चेंज नहीं होते हैं, और वर्निकुलर नेम जो होते हैं वो रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कि चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन, चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये जो हमारे होते हैं रीजन टू रीजन चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, कि नो चेंज, ये हमारे होते हैं चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो दिया था, कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था बाय कैरोलस लीनियस। इनका भी बहुत ही योगदान है, तभी हम एक दूसरे को साइंटिफिक नेम दे पाए हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये था हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो अब हम मतलब कुछ कोड पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के लिए, जो अक्सर नीट एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, अदर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिससे आपके नंबर, अगर आपको पता है तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आज से पहले आपको नहीं पता था तो इस वीडियो देखने के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे गए उसका नाम है सगुन कोचिंग सेंटर, जहां पर सगुन यानी सब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। आपने अगर इस वीडियो से शुरुआत की है तो आपका हर एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हम नेम्स मतलब कुछ कोड्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेम के लिए। जो हमारे कुछ कोड्स होते हैं कि कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, कोड्स ऑफ, अगला हेडिंग डालेंगे हम कि कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर कि नामकरण के कुछ हमारे कोड्स होते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, इनकी फुल फॉर्म्स। पहला जो होता है हमारा वो होता है ICVN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICVN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ICVN की फुल फॉर्म, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कि इसमें जो हमारे नेम रखे जाते हैं वो बॉटनी मतलब प्लांट्स एंड प्लांट्स लाइक लिखे जाते हैं। इनके जो हमारे नाम रखे जाते हैं, ये जो हमारी संस्था नाम रखती है ये प्लांट्स के रखती है, प्लांट्स के, ठीक है, प्लांट्स के नाम रखती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा कोड, वो है हमारा ICZN,
ICZN, तो इसका नाम, इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हो गया हमारे, इसमें मतलब जो जंतु होते हैं जैसे एनिमल्स, उनके नेम रखे जाते हैं कि एनिमल्स, लाइक एनिमल्स, ठीक है, इनके नेम रखे जाते हैं इसमें, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद जो हमारा तीसरा कोड होता है, आपने इतने तो पढ़े होंगे, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ICNB, ICVCN, ठीक है। तो जो हमारा होता है ICNB, वो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के लिए जो हमारे नाम रखे जाते हैं ICNB, मतलब ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया, इसमें जो है वो बैक्टीरिया के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट कोड आता है, वो होता है ICVCN, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। ये इससे पहले जो AIPMT होता था नीट से पहले, उसके बारे में पूछ लिया करता था, ठीक है। तो ICVCN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन, वायरस क्लासिफिकेशन फॉर एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये कुछ कोर्स थे जिनके लिए आपको याद करना है, अक्सर ये हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, और जो हमारे अदर गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे हो गए SSC CGL, और जो इनके अलावा जो हमारे बायोलॉजिकल SSR MR और SSR मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और नीट के तो आप पढ़ ही रहे हैं, इनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ आपको याद रखनी है, ठीक है। स्टार बना लीजिए इस पर स्टार बना लीजिए आप, ठीक है। तो ये थे हमारे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, आप इतना ही नोट कर लीजिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। तो इरेज कर दूं मैं, नोट तो कर लिया होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। लाइट जा रही है यार बार बार, आज लगता है बारिश होगी। तो अब हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में कि कैसे करके नामकरण रखा जाता है, कि ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बता रहा हूं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो ही ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैंगो का जो हमारा होता है साइंटिफिक नेम, मैंगो का वो होता है हमारा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। और इसके बाद लिखेंगे हम लिनिन, यहां पर लिनिन का मतलब है कि कार्लिनियस, ठीक है, कार्लिनियस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इसे कहते हैं जीनस, और ये जो सेकंड पार्ट होता है इसे कहते हैं स्पीसीज, और ये हमारे होता है ऑथर यानी कि राइटर का नाम, जिस भी राइटर ने इसका नाम रखा था उसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट ये होता है हमारा जीनस, ठीक है, जीनस या फिर जेनेरिक नेम होता है हमारा, जीनस या फिर जेनेरिक नेम, ठीक है, जेनेरिक नेम। उसके बाद है मतलब ये जो होता है इसका फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर वो हमारा कैपिटल बनता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं ये होता है हमारा सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हमारा होता है इसे कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट जिसे हम कहते हैं स्पीसीज नेम, यानी कि इसके जो होता है वो होते हैं सारे लेटर स्मॉल, ठीक है। स्पीसीज नेम इसके होते हैं वो होते हैं सारे लेटर स्मॉल, ऑल स्मॉल लेटर, ऑल स्मॉल लेटर, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा होता है ये होता है थर्ड पार्ट जिसे कहते हैं हम ऑथर नेम, ठीक है। इसे कहते हैं ऑथर या साइंटिस्ट नेम, ठीक है। ऑथर या साइंटिस्ट नेम। तो ये जो होता है हमारे एब्रिविएटिव फॉर्म में होता है। एब्रिविएटेड फॉर्म मतलब ये ऐसा नहीं कि हम इसके लिए कि लैटिन भाषा में लिखते हैं या उसमें लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं रोमन भाषा में, तो इसे कहते हैं एब्रिविएटेड फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म, ठीक है। एब्रिविएटेड फॉर्म में होता है तो इसके लिए नेवर लैटिनाइज्ड, इसके लिए कभी भी लैटिन भाषा में नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेवर लैटिनाइज्ड, इसके लिए कभी हम लैटिन भाषा में नहीं लिखते हैं। और इसके लिए जो हम लिखते हैं, इसके लिए जो मैंने अभी इसमें ये अंडरलाइन किया है, अंडरलाइन, इसके लिए हम मतलब अंडरलाइन नहीं करते हैं। इसके लिए जो मैंने अंडरलाइन किया है इसके लिए अंडरलाइन नहीं करते, अंडरलाइन इसके लिए कहते हैं मैंजिफेरा इंडिका, यानी कि जीनस और स्पीसीज को रखते हैं। जो हमारा ऑथर का नाम होता है उसे अंडरलाइन नहीं करते हैं, कि नॉट अंडरलाइन। ये मैंने आपको अभी बताने के लिए यहाँ पर एरो बना दिया था, लेकिन आप इसके लिए अंडरलाइन मत कीजिए, कि नॉट अंडरलाइन एंड नॉट रिटन इटैलिक, और ना ही इसे हम इटैलिक में लिखते हैं, एंड नॉट रिटन इन इटैलिक, ठीक है, इटैलिक। और उसके बाद हम इसके लिए हम बताएं तो हम इसके लिए रिटन इन रोमन फैशन, हम इसे रोमन फैशन में लिखते हैं, रिटन इन रोमन फैशन, ठीक है। इसके लिए हम रोमन फैशन में लिखते हैं, ठीक है, कि रोमन भाषा में हम इसे लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो हमारा पूरा होता है यहां से लेके यहां तक, इसके लिए हम पूरे को कहते हैं कि बाइनोमियल एपिथेट, बाइनोमियल एपिथेट, ठीक है। ये पूरा होता है इसे हम कहते हैं बाइनोमियल एपिथेट। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे कहते हैं जीनस है, जेनेरिक नेम। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है हमारा स्पीसीज, और जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल, और ये होता है हमारा ऑथर या फिर साइंटिस्ट का नेम होता है। ये हमारा एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, और इसके लिए कभी लैटिन भाषा में नहीं लिखते हैं, और इसके लिए अंडरलाइन नहीं करते हैं, और ना ही इसे इटैलिक भाषा में लिखते हैं। इसके लिए लिखते हैं हम कि रोमन फैशन में, ठीक है। तो मैं इसमें इंक डाल लूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नेम कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और इनके लिए किस टाइप से हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि मैं इंक डाल लूं वरना आपको इसमें दिखाई कम देगा। तो लगभग 40 मिनट की वीडियो होने वाली है, और हम और 10 मिनट पढ़ेंगे अपना लेक्चर, ठीक है, और लगभग 10 मिनट तक हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर। मेरे हाथ पर यार फिर से इंक गिर गई। तो अभी हम अपना और पढ़ेंगे, बस 10 मिनट का हमारा लेक्चर और है, उसके बाद हम अपने एयर वाला लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं अपना कि साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम अगला हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे अपना कि साइंटिफिक नेम कि कैसे करके लिखे जाते हैं हमारे साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम हम कैसे करके लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा साइंटिफिक नेम होते हैं इनके लिए हम आर इन लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज, इनके लिए हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम इसे लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं और किसी लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो हमारी लैटिन लैंग्वेज होती है वो हमारी एक डेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो आर इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, इनके लिए हम जो लिखते हैं कि आर इन लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज, या तो इन्हें मतलब लैटिन लैंग्वेज या फिर लैटिनाइज भाषा में लिखते हैं, ठीक है, ये एक ही बात होती है, ठीक है।
बिकॉज लैटिन अगर आपसे कोई पूछ ले, ये अक्सर पूछा जाता है इसका रीजन ऑसिलेशन में सवाल आ सकता है कि बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारी लैटिन भाषा होती है वो एक डेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और जो अगला पॉइंट है हमारा वो इफ हैंड रिटन अंडरलाइन, अगर हम मतलब इसके लिए हाथ से लिखते हो तो हम इसमें अंडरलाइन कर देते हैं अलग अलग, की जीनस को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करेंगे। और जो अगर हम इसके लिए प्रिंट करते हैं तो हम इसके लिए इटैलिक भाषा में लिखते हैं, कि जैसे अगर हम प्रिंट करते हैं कंप्यूटर पे या फिर हम अगर मोबाइल में प्रिंट करते हैं तो इसके लिए हम इटैलिक भाषा में लिखते हैं। ठीक है, कि लिखेंगे इस पर, आपका हो सकता है कि 2026 में ही क्वेश्चन भी आ जाए, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि एज इट इज हो सकता है कि 2026 में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि इट हैंड रिटन अंडरलाइन, इफ हैंड रिटन अगर हम हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन सेपरेटली मतलब जीनस और स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, मतलब जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज को हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, और अगर हम प्रिंट करते हैं तो इफ प्रिंट रिटन इन इटैलिक, इफ प्रिंटेड रिटन इन इटैलिक, इफ प्रिंटेड रिटन इन इटैलिक, अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो हम इसके लिए इटैलिक भाषा में लिखेंगे। कि रीजन क्या होता है इसका, कि टू शो द लैटिन ऑरिजिन, कि अगर आपसे रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है आपका, मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी है कि ये हो सकता है आपका 2026 में आ जाए, आप यहाँ पर स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि रीजन क्या होता है कि इफ टू शो द लैटिन ओरिजिन, टू शो द लैटिन ओरिजिन, की हम लैटिन भाषा को दिखाते हैं कि ये हमारे लैटिन में है लिखे हुए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, 10 मिनट का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए इसके लिए। तो बच्चे नोट कर लिया, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए आपने, पहली बात तो मेरे साथ ही नोट्स बनाया कीजिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो पूरी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, मैं हर चैप्टर वाइज उनके पूरे क्वेश्चंस डालता रहूंगा उस पर। ठीक है, तो अगला जो हमारा आता है हेडिंग वो आता है हमारा कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है। हेडिंग डालेंगे कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की। ठीक है, ये क्या होती है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा एक स्टेप बाय प्रोसेस होता है, कि वो स्टेप स्टेप में चलता है। एंड स्टेप इज कॉल्ड रैंक कैटेगरी या फिर टैक्सोन, मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा स्टेप बाय प्रोसेस होता है, और जिसका अगर कोई सा भी हम एक भी स्टेप ले लें तो इसे हम रैंक या फिर कैटेगरी या फिर हम टैक्सोन कहेंगे। ठीक है, रैंक या फिर कैटेगरी या फिर टैक्सोन इसे कहेंगे। तो हम लिखेंगे इसका ही कि क्लासिफिकेशन इज अ स्टेप बाय प्रोसेस, कि क्लासिफिकेशन इज अ स्टेप बाय प्रोसेस, क्लासिफिकेशन is a step wise process, क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा स्टेप बाय प्रोसेस है। एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड, एंड ईच स्टेप इज कॉल्ड टैक्सोन, और जो हमारा इसका कोई भी एक स्टेप आप ले लीजिए उसे हम क्या कहते हैं कि टैक्सोन या कैटेगरी या फिर रैंक। ठीक है, रैंक या फिर कैटेगरी या फिर टैक्सोन। ठीक है, टैक्सोन। ठीक है, तो मतलब क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा स्टेप बाय प्रोसेस होता है, और जो ईच स्टेप होता है उसे हम कहते हैं रैंक या कैटेगरी या फिर टैक्सोन। ठीक है,
और होल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द स्टेप टुगेदर फॉर्म टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और इसके जो सभी स्टेप्स होते हैं उनके लिए मिलाकर जो बनता है उसे कहते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की कि होल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, होल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, होल ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन, whole order of classification, all the steps together, all the steps together कि मतलब होल ऑर्डर पूरा एक संपूर्ण क्लासिफिकेशन और ऑल द स्टेप टुगेदर फॉर्म टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, फॉर्म्स टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, हायरार्की तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। अब हम एक नोट करके एक पॉइंट कहेंगे कि टैक्सॉन जो होती है वो हमारी एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारी होती है टैक्सॉन वो होती है एक यूनिट जो हमारी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है। तो हम नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो हमारी टैक्सॉन होती है वो होती है एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो हमारे जो होती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसमें मतलब हमारे आते हैं कि 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी आती है, इसमें हमारी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी आती है हमारी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि जो हमारी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है वो आती है उसमें मतलब किंगडम। किंगडम सबसे पहले होता है वो हमारा आता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है हमारा क्लास, फिर आता है हमारा ऑर्डर, फिर आता है हमारा फैमिली, और उसके बाद हमारा आता है जीनस, फिर आता है हमारा स्पीसीज। ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं इसमें, तो उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो हमारे आते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमारी आती हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ठीक है, जिनके लिए मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहले हमारा आता है किंगडम, सबसे पहले हमारा आता है किंगडम, किंगडम, फिर आता है हमारा फाइलम। फाइलम को हम डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन भी से कहते हैं किंगडम, फाइलम। उसके बाद हमारा आता है वो आता है क्लास। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑर्डर, फिर आती है हमारी फैमिली। ठीक है, फिर हमारी आती है जीनस, उसके बाद हमारी आती है लास्ट में स्पीसीज। ठीक है, ये हमारी बॉटम टू टॉप, इसके लिए हम कहेंगे मतलब ये कि हमारी ऐसे करके ऊपर से नीचे के लिए है हमारी। ठीक है, कि ये जो होती है स्पीसीज जो होती है वो हमारी सबसे छोटी कैटेगरी होती है। ठीक है, स्पीसीज, फिर आती है जीनस, फिर आती है हमारी फैमिली, उसके बाद आती है हमारी ऑर्डर, फिर आता है क्लास, फिर आता है फाइलम या फिर डिवीजन, फिर लास्ट में आता है हमारा किंगडम। ठीक है, अब इन्हें मैंने याद करने की एक ट्रिक भी बताई है आपके लिए, बनाई है। वो जो हमारी ट्रिक क्या है कि ट्रिक जो है हमारी इन्हें याद करने की वो है हमारी कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक। की अगर हम कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक। ठीक है, तो ये जो है हमारी ट्रिक है कि कीप से के आ रहा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किंगडम, और पॉट यानी कि फाइलम, और क्लीन यानी कि क्लास, और यहाँ पर आ रहा है तो और का मतलब ऑर्डर, और फैमिली का फैमिली ही रहेगा, और गेट का मतलब जीनस, और स्टिक का मतलब स्पीसीज। ये मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए याद करने की। अक्सर बच्चे मतलब एग्जाम में जो छोटे छोटे ही क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि इन्हें अरेंजमेंट करो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चन में ही गलती करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बना दी है कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट स्टिक, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारी होती है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये हमारे होते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जिसमें वैसे तो हमारी होती है 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज, लेकिन हम अभी जो इंपॉर्टेंट है हम इन्हीं में से पढ़ते हैं। यही हमारी मेन होती है कि 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी होती है हमारी, 21 इंटरमीडिएट, 21 इंटरमीडिएट
कैटेगरीज, ठीक है। 21 हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्पीसीज के नीचे भी जो होते हैं वो हमारी आती है सब स्पीसीज और वैरायटी आती है, ठीक है। सब स्पीसीज में आते हैं हमारे एनिमल्स और वैरायटी में आते हैं प्लांट्स की। स्पीसीज की जो हमारे नीचे आती है, जैसे आपको मैं बता दूं कि स्पीसीज से भी एक छोटी हमारी होती है इकाई, वो होती है सब स्पीसीज, और इधर आती है हमारी वैरायटी, ठीक है। और वैरायटी में जो होते हैं वो हमारे आते हैं प्लांट, और सब स्पीसीज में जो आते हैं हमारे वो आते हैं एनिमल्स, ठीक है। सब स्पीसीज में आते हैं एनिमल्स और वैरायटी में जो आते हैं वो आते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद बस हमारी कुछ देर की और क्लास बची है, उसके बाद हम अपना सेशन एंड करते हैं। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट आप दे दीजिए मुझे बस, उसके बाद हम अपना सेशन करेंगे यहीं पे एंड, ठीक है। वैसे 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास है होती है, आपने को मैंने केवल 1 घंटे में ये सारी चीजें बता रहा हूँ, और इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताएगा। कहीं भी आप चले जाइए किसी प्लेटफॉर्म पर, मैंने अभी भी अपना न्यू चैनल खोला है, तो इसमें जो है कि अभी कम अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, लेकिन आप धीरे धीरे हमारे बारे में भी जानेंगे लोग। तो चलिए इसमें अगला जो हेडिंग डालेंगे कि हम फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर, स्पीसीज से किंगडम। अभी जो मैंने आपको लिखवाया था कि यहां से लेकर किंगडम से लेकर स्पीसीज तक मैंने आपको लिखवाया था, तो हम स्पीसीज से जा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है। स्पीसीज से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो अगर स्पेसिफाइसिटी जो कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेसिफाई कैरेक्टर होते हैं, इसकी स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, स्पेसिफाई कैरेक्टर जो होते हैं कि अगर हम स्पीसीज से ऊपर जाएंगे किंगडम में, तो जो हमारे स्पेसिफाइटी कैरेक्टर होते हैं कि मतलब जो सभी में मतलब जो होते हैं हमारे कैरेक्टर्स होते हैं कि जैसे स्पीसीज में जो होते हैं वो हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारे वो होंगे डिक्रीज, ठीक है। तो स्पेसिफाई जो होते हैं वो होते हैं हमारे डिक्रीज, कि अगर हम स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो ये होते हैं हमारे डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद जो जैसे हमारे होते हैं सिमिलर या कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो हमारे होते हैं, वो भी डिक्रीज होते हैं। कि सबसे जो हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स या फिर कॉमन कैरेक्टर या फिर कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो भी हमारे होते हैं डिक्रीज, ठीक है। ये भी हमारे डिक्रीज होते हैं। उसके बाद हमारे आता है कि जनरल कैरेक्टर जो होते हैं, जनरल कैरेक्टर जो जैसे सभी में पाए जाते हैं, जैसे स्पीसीज में होते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं, फिर उससे कम और उससे कम और उससे कम, और फिर जैसे अगर हम जनरल कैरेक्टर जो सभी में होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं मतलब किंगडम में। तो यानी कि ये जो होते हैं अगर हम स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे, जनरल कैरेक्टर होंगे हमारे होंगे इंक्रीज, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स जो होंगे वो होंगे हमारे इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। उसके बाद हम और लिखेंगे एक चीज कि जो होती है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है हमारी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस, की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे आपको मैं कोई स्पेसिफिक दे दूं कि जानवरों की, तो आप उसमें तो पता लगे, जैसे आपको मैंने जानवरों की दी तो आप बता दें कि ये जानवर है, पक्षी हैं क्या है, और मैं पक्षियों की दे दूं तो आप उसमें बता देंगे कि हमारे पक्षी इसमें कौन कौन सा है। लेकिन मैं अगर जानवर को भी एक ही रूम में बंद कर दूं, पक्षी को भी एक ही रूम में बंद कर दूं, और जो ह्यूमन भी है उनमें भी एक रूम कर दूं, तो उनमें जो आपको क्लासिफिकेशन करने में आएगी वो आपको कठिनाई ही आएगी, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस होती है हमारी होती है इंक्रीज, ठीक है। स्पीसीज टू किंगडम जाने में ये भी होती है हमारी इंक्रीज, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो एक स्टेटमेंट है वो आप याद कर लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपके लिए लिखवाने जा रहा हूं कि एक स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट जो हमारी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि द बिगर द ग्रुप द ग्रेटर विल बी द डिफिकल्टी टू फाइंड रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म द सेम ग्रुप कैटेगरी, ठीक है। द बिगर द ग्रुप लिखेंगे हम कह लें कि द बिगर द ग्रुप द ग्रेटर विल बी द डिफिकल्टी, द ग्रेटर विल बी द
डिफिकल्टी टू फाइंड रिलेशनशिप, ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। हो सकता है कि 2026 में बिल्कुल क्वेश्चन में आपको मिल जाए, ठीक है। टू फाइंड रिलेशनशिप amongst different organism the same group category। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे द बिगर द ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप हमारा है वो जो बड़ा है तो द ग्रेटर विल बी द डिफिकल्टी, इसमें हमारे लिए कठिनाई आएंगी। टू फाइंड रिलेशनशिप, उनके बीच रिलेशनशिप का पता लगाने में हमारे लिए कठिनाई आएंगी। अमॉन्ग्स डिफरेंट और मतलब अलग अलग जीवों के बीच जो हमारे लिए डिफिकल्टी आएंगी कि हमें उनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप है उनके बारे में पता लगाने में। इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि टैक्सॉन या कैटेगरी या रैंक या स्टेप ये हमारे अलग अलग होती हैं दोनों चीजें, ठीक है। जैसे टैक्सॉन जो होता है, अब आप कहेंगे कि सर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, ठीक है। टैक्सॉन कैटेगरी, यहां पर हम लिखेंगे कैटेगरी या रैंक या स्टेप, तो ये जो होती है इनमें कुछ कुछ डिफरेंट होता है, बस कुछ कुछ डिफरेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आप अपनी बात से मुकर रहे हैं कि आपने शुरुआत में जो लिखवाया था कि वो आपने लिखवाया था कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो स्टेप बाय प्रोसेस होता है और ईच स्टेप इज कॉल्ड रैंक कैटेगरी है, मतलब टैक्सॉन कहते हैं इसके लिए। अब आप यहाँ पर कहते हैं कि टैक्सॉन अलग है, कैटेगरी अलग है, रैंक अलग है। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एक बस थोड़ा सा है कि जैसे सिंगल लिविंग और जो एक हमारा सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे वो बिलोंग टू अ कैटेगरी और उसे ही हम करते हैं टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी कैटेगरी रैंक या स्टेप होता है वो होता है ग्रुप और नेम ऑफ ग्रुप लाइक स्पीसीज जीनस फैमिली, इन्हें हम कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो टैक्सॉन का प्लूरल होता है हमारा वो होता है टैक्सा, प्लूरल जो होता है इसका वो होता है हमारा टैक्सा, ठीक है। टैक्सा होता है। तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टैक्सॉन को, रिप्रेजेंट हम इसके लिए ऐसे करते हैं कि जैसे अ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल लिविंग organisms, a single living organism or group of living organism या group of living organism belonging to a category, ठीक है। तो इसके लिए मतलब टैक्सॉन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा कैटेगरी या रैंक का स्टेप हमारा क्या होता है, कैटेगरी या रैंक का स्टेप हमारा क्या होता है, ये होता है ग्रुप और नेम ऑफ ग्रुप। या तो ग्रुप के लिए आप किसी को कह दीजिए ग्रुप, या मतलब और ग्रुप, मतलब ग्रुप के लिए आप कह दीजिए या तो नेम ऑफ ग्रुप, या तो किसी का भी जैसे नेम है कि नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप। तो इसे जो हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं कैटेगरी या रैंक का स्टेप, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं लाइक जीनस स्पीसीज एक्सेट्रा, लाइक जीनस स्पीसीज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आ जाती है हमारी कैटेगरी या रैंक के स्टेप में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, जिसमें हम स्पीसीज किंगडम, स्पीस से लेके किंगडम तक जितने भी आते हैं उनके सबके बारे में पढ़ेंगे और हमारे लेक्चर और पूरा चैप्टर हो जाएगा एंड, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। और तो आपको कैसे लगी वीडियो, आप हमारे रिएक्शन देना और हमारी वीडियो को लाइक करना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो सगुन कोचिंग सेंटर को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। चलिए आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।